जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं समुच्चय सिद्धांत का पहला लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से आप लोग सीखेंगे। मनुष्य जब इस धरती पर आया तो उसके पास बहुत कम वस्तुएं थी, और जितनी कम वस्तुएं थी कहीं भी रख दिया, चलो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता गया, हमारे पास वस्तुओं की संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इस चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, यही मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जब हमारे पास वस्तुएं काफी ज्यादा हो गई, तब उसको सजाने की जरूरत पड़ी। नहीं तो किचन का सामान हम कहाँ खोजेंगे? बेडरूम का सामान कहाँ मिलेगा? रसोई घर का सामान कहाँ मिलेगा? फिर आपको स्टडी रूम का कहाँ मिलेगा? सबको अगर अलग अलग हम व्यवस्थित रखेंगे तो समय पर हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो किताब खोजने के लिए किचन में दौड़ते रहेंगे, और कटोरी कस्तरी खोजने के लिए बेडरूम में जाकर के हम खोजते रहेंगे। हैं? तो इसलिए हमने हर चीज को, जैसे जैसे हमारे पास वस्तुओं की संख्या काफी ज्यादा हो गई, हमने हर चीज को सजाना शुरू कर दिया, ताकि बढ़िया से जब जरूरत पड़े तो आसानी से हम उस चीज को खोज लें। ठीक है। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सबको मैं नंबरिंग कर करके रखा हूँ। दवा के दुकान वाले को देखिएगा, सबको नंबरिंग करके लेवल लगा करके रखता है। यहाँ तक कि आप राशन की दुकान में भी जाएंगे तो देखेंगे सब पर अलग 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 लेवल लगाया हुआ है। यहाँ तक कि आपकी माँ अगर नहीं भी पढ़ी लिखी है तो बोलते हैं मैंने सेट लगा के रखा था, तुमने मेरा सेट खराब कर दिया है। यानी सेट ऐसा वर्ड है जो जीवन में हमारा घुल चुका है। हर चीज को सजा के रखना, ऐसा रखना कि हमें मालूम हो कि ये चीज यहाँ पर है। कभी तो आप लोग सोनपुर मेले में गए? अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि सोनपुर मेले में हाथी है तो खाली हाथी का है, शेर घोड़ा है तो खाली घोड़ा का ही है, बकरी है तो खाली बकरी का है, गाय है तो खाली गाय का है। इस तरह से सजा हुआ रहता है। तोता है तो खाली तोता का है। इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपका मेला सजा रहता है। और जिसको जो चीज खरीदना, आराम से वहां जाके अपना खरीद लेता है। इसी तरह से जो है ना, वस्तुओं को हम सजा कर रखते हैं। जैसे जैसे वस्तुएं मेरे पास बढ़ती गई, हम उसको सजा कर रखने लगे। और यही जो सजा कर रखने की जो क्रिया है, इसी का नाम है बच्चों समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय, आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है? समुच्चय। सु परिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब हुआ बच्चों जिसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहते हैं। एक और इसका परिभाषा मैं और अपनी तरफ से भी देता हूं, या वस्तुओं के, वस्तुओं के सुनिश्चित, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय, ये दो दो परिभाषाएं मैंने आपको बता दी बच्चों। अब याद कीजिए, आप लोगों को n बराबर बताए थे हम क्लास में भी, 1 2 3 इस तरह से इंफिनिटी तक चला जाता है। w बराबर आप लोग को हम बताए थे 0 1 2, इसी तरह से इंफिनिटी तक आपको चला जाएगा। और भी बन सकता है, जेड का भी बन सकता है। जेड आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर का सेट बन गया, ये होल नंबर का सेट बन गया है। यानी सेट के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसको हम मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं।
और एक मेंबर को हम दोहराते नहीं है, एक मेंबर को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये चीज हम आपको सेट की प्रॉपर्टी में बताएंगे। और ये बच्चों इतना आसान है, वास्तव में इसको आईसीएससी में क्लास 6 में ही बता दिया जाता है। 6 और 7 में ही आईसीएससी बता देता है। हम लोग भी पहले क्लास 9 में ही इस चीज को बता देते थे, लेकिन संयोग से 9 से उठा करके इसको अब 11th में कर दिया गया है। लेकिन है बड़ा आसान। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका गुण, क्या क्या इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें हमको। तो कुछ नोट भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसमें। तो नोट नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे जर्मन गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज जॉर्ज कैंटर, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को समुच्चय सिद्धांत का जनक कहा जाता है। समुच्चय सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नंबर 2 में चलेंगे बच्चों हम लोग। समुच्चय के सदस्यों को मिडिल ब्रैकेट है ना के बीच मिडिल ब्रैकेट के बीच लिखा जाता है, लिखा जाता है। समुच्चय में एक सदस्य को एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। एक सदस्य को एक ही बार लिखा जाता है, जिससे अगर बार बार अगर आ रहा है वो वर्ड तो ज्यादा, बस एक बार अगर ए लिखा गया तो फिर ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बच्चों, ठीक है। वो अलग एक ही चीज अगर 2 बार 3 बार आ रहा है तो उसको हम लोग, तो ये आपका हो गया जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को इनका जनक कहा जाता है। सदस्यों को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है, समुच्चय सदस्यों को एक ही बार लिखा जाता है। समुच्चय के सदस्यों को को कॉमा से अलग किया जाता है, बीच में कोमा दे देते हैं। जैसे ए एक समुच्चय आपको हम बना रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह से आपको बीच में कोमा पड़ते चला जाता है। तो यह एक समुच्चय आपको बन गया। अब ये जो समुच्चय होता है बच्चों, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। समुच्चय लिखने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक का नाम है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरे का नाम है समुच्चय को 2 विधियों से लिखा जाता है। समुच्चय को 2 विधियों से लिखा जाता है। नंबर 1 में होता है बच्चों
सारणी विधि, इसी का एक नाम और है, सारणी विधि का ही एक नाम और है रोस्टर, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के सदस्यों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे एक समुच्चय आपको हम बना रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से बच्चों बढ़ते जा रहा है। अब दूसरी विधि है, उसका नाम है गुण प्रकटीकरण विधि, गुण प्रकटीकरण विधि। इसी का एक नाम है समुच्चय निर्माण विधि। इसका दूसरा नाम है समुच्चय निर्माण विधि, यानी इसका भी आपको दो नाम हो गया। इस विधि में समुच्चय के सदस्यों को उनके गुणों के आधार पर लिखा जाता है, उनके गुणों के आधार पर लिखा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ इसको एक्स सचडेट पढ़ते बच्चों, एक्स बराबर आपको क्या कर देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बराबर एन, जहां एक्स such that x belongs to n and चलिए ये तो हो गया, बस कुछ नहीं, x that x belongs to n, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। x बिलोंग्स टू n यानी सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपको। तो एक विधि का नाम है सारणी विधि या रोस्टर विधि, और दूसरे का नाम है गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि पर बच्चों अब हिसाब हम लोगों को बनाना है, तो आज आप इतना नोट कर लेंगे, कल मैं इसके आगे आपको इस पर हिसाब बताऊंगा। और ये 7-8 के बच्चे भी लिख सकते हैं, 9-10 के बच्चे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं एक एक चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। और पहले ये 9th में पढ़ना भी था, अब संजोग से 11th में कर दिया गया। दूसरी चीज है कि आईसीएसई में इसको 6-7 में ही बता दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 6-7 के बच्चे नहीं सीख सकते हैं। जब वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीखते हैं। इसलिए सभी बच्चे अगर लिखेंगे तो उनको फायदा ही करेगा। और जय श्री कृष्णा।